वेलकम टू सुपर 30 क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी, अर्थशास्त्र चल रहा था 10th क्लास का, और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा कुछ पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, है ना। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया आर्थिक अवधारणा और नियोजन, है ना। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था आर्थिक अवधारणा और नियोजन, और आर्थिक अवधारणा और नियोजन वाले चैप्टर में हमने अर्थशास्त्र के बारे में देखा कि अर्थशास्त्र एक्चुअली होता क्या है ना। उसके बाद हमने राष्ट्रीय आय समझी, हमने प्रति व्यक्ति आय देखी, मानव विकास सूचकांक देखा, हमने नियोजन देखा, प्लानिंग देखी ना, नीति आयोग कंप्लीट किया। तो जब ये वीडियो सारे कंप्लीट हो चुके थे, हमारे फर्स्ट चैप्टर जब कंप्लीट हुआ, तो एट लास्ट मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर ये जो इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स अर्थात जो अर्थशास्त्र आप कह रहे हैं, उस अर्थशास्त्र में और अर्थव्यवस्था में, किसमें, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र आप तो आपने समझा दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो देखें, ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा कि सर एक्चुअली आपने इकोनॉमिक्स तो बता दिया, लेकिन बार बार आप वर्ड यूज ले रहे हैं, एक शब्द यूज में ले रहे हैं, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, सोचिए। सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की, कि अर्थशास्त्र कहा किसको। जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, इस पार्ट को स्टार्ट किया, अध्याय को स्टार्ट किया, तब हमने एक परिभाषा देखी थी अर्थशास्त्र की। हमने देखा कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी थी, असीमित थी। व्यक्ति की आवश्यकताएं कैसी थी, असीमित। बहुत सारी आवश्यकताएं होती है ना। और मैंने आपको लॉटरी वाला एग्जांपल दिया था कि लॉटरी लग जाए तो आप क्या क्या खरीदना चाहेंगे। तो जब उस एग्जांपल को देखा तो आवश्यकताएं असीमित थी, और उन आवश्यकताओं को पूरी करने वाले जो साधन थे, उन आवश्यकताओं को पूरे करने वाले साधन क्या थे, धन था। क्या था, धन अर्थात मनी थी। उन आवश्यकताओं को पूरे करने वाले साधन क्या थे, धन अथवा मनी। क्लियर। बात करते हैं इस धन और मनी की, तो ये पैसा जो है, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है ना। ऐसा तो है नहीं कि घर बैठे ही पैसा आ जाएगा, कोई ना कोई कार्य तो आपको करना पड़ेगा। अब ये जो कार्य और क्रियाएं व्यक्ति करता है, उन क्रियाओं को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। हमने सारी चीजें पहले पढ़ रखी है। हमने देखा कि ऐसी क्रिया जिसमें कार्य के बदले क्या मिले, वेतन मिले, कार्य के बदले पैसा मिले, वो सारी क्रिया कैसी थी, आर्थिक क्रिया थी। कैसी क्रिया थी, आर्थिक क्रिया थी। और हमने एक और क्रिया देखी कि जिसमें उस कार्य के बदले आपको कुछ भी नहीं मिले, कोई भी वेतन, कोई भी सैलरी नहीं मिले, तो वो क्रिया कैसी होती है, गैर आर्थिक क्रिया। कैसी होती है, गैर आर्थिक क्रिया। ये बात तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर ली थी। अब हमने इसके साथ साथ देखा कि जो आर्थिक क्रिया है और गैर आर्थिक क्रिया, उन दोनों में से इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करता है। तो हमने वहां देखा था कि अर्थशास्त्र जो है उस किसकी शाखा है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। किसकी, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जो कि व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन करता है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, अर्थशास्त्र करता है। दैट मीन्स हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना, तो इकोनॉमिक्स में क्या होती है, जितनी भी व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं हैं, अर्थात जिनको करने के बदले उनको पैसा मिलता है, उन सभी क्रियाओं का अध्ययन कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। कौन करता है, अर्थशास्त्र। इसी अर्थशास्त्र में गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, इन क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता। तो डेफिनेशन हो गई, अर्थशास्त्र की परिभाषा हो गई कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो कि व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्लियर। ये तो हो गया सर अर्थशास्त्र। लेकिन हमने अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं की कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देखें, ये जो आर्थिक क्रियाएं हम कर रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में होती है। माना हम देवगढ़ की बात करें या हम राजस्थान की बात करें, तो ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, अगर आर्थिक क्रिया देवगढ़ में हो रही है तो हम उसको कह सकते हैं देवगढ़ की अर्थव्यवस्था। क्या कह सकते हैं, देवगढ़ की अर्थव्यवस्था। अगर आर्थिक क्रिया राजस्थान के स्तर पर हो रही है, अर्थात जो हम अध्ययन कर रहे हैं आर्थिक क्रियाओं का, अगर देवगढ़ के स्तर पर करें तो हम कहेंगे देवगढ़ की अर्थव्यवस्था। अगर राजस्थान के स्तर पर करें तो कहेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से सीधा अर्थ यही है कि अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र होता है, अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र होता है जहां पर ये सारी आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, जहां पर सारी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। देवगढ़ की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, हम भारत की अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, और विश्व की अर्थव्यवस्था भी आप कह। तो ये जो आपका अंतर यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहली बात कि सर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर तो पूरा हो चुका था, और इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है,
सेकंड चैप्टर जो था हमारा इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां। हमारा सेकंड चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां, और वह चैप्टर भी हमने स्टार्ट कर दिया था। और जब उस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने कुछ बातें देखी थी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, है ना। जब उस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं देखी थी, और बात करें उन विशेषताओं की, एक बार हल्का सा रिवाइज कर देते फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे फर्स्ट चैप्टर में। एक तो आपने देखा होगा राष्ट्रीय आय। फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा तब हमने राष्ट्रीय आय देखी। उसी फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रति व्यक्ति आय देखी, है ना। तो जब हमने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पढ़ी तो इनका उपयोग कहाँ कर रहे थे, हमें इनको पढ़ने की जरूरत कहाँ थी, है ना। तो इनके द्वारा हम क्या कर रहे थे, विभिन्न देशों के अलग अलग राष्ट्रों के विकास के स्तर को माप रहे थे। किसको माप रहे थे, विकास के स्तर को। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम थी तो हम कहते थे कि वो देश कैसा है, पिछड़ा हुआ है, वहां पर विकास नहीं हो पाया। और अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो हम क्या कहते हैं, वो देश एक विकसित देश है। क्लियर। तो विकास के स्तर के आधार पर, इस विकास के स्तर के आधार पर जो अलग अलग देश हैं, इस विश्व में जितने भी देश हैं, उन समस्त देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। किसके आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, डेवलपमेंट के लेवल पर हम जो है अलग अलग राष्ट्रों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी कौन सी है, 3 श्रेणियां कौन सी है, तो बात करें सबसे पहली श्रेणी, और पहली श्रेणी आती है अविकसित अर्थव्यवस्था। पहली कौन सी आती है, अविकसित अर्थव्यवस्था अथवा अविकसित देश। और इसी अविकसित को हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अविकसित और पिछड़ी अर्थव्यवस्था, पहला। दूसरी कैटेगरी विकास के स्तर के आधार पर, और दूसरी आती है विकासशील अर्थव्यवस्था। कौन सी आती है, विकासशील। पहली तो अविकसित, दूसरी विकासशील, और तीसरी आती है विकसित अर्थव्यवस्था। तीसरी कौन सी आती है, विकसित। अविकसित और पिछड़ी को हम अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। विकासशील को हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं, और विकसित को डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। बात को ध्यान से सुनिए। विकास के स्तर के आधार पर हम सभी राष्ट्रों को, सभी देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला अविकसित और पिछड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी विकासशील देश, और तीसरा विकसित देश। बात करेंगे सबसे पहले अविकसित देश कौन कौन से हैं, यानी अविकसित देश क्यों कहा जाता है उन देशों को, अविकसित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं। तो ऐसे देश जहां पर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, इनका स्तर जो है अगर लो हो, स्तर कम हो, इनका लेवल कम हो, तो उस देश को क्या कहेंगे, अविकसित देश कहेंगे। क्या कहेंगे, अविकसित देश कहेंगे। और उसी अविकसित देश को हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी अथवा पिछड़ा देश भी कह सकते हैं। क्लियर। फिर बात करते हैं विकासशील की, कि ऐसे देश जो एक समय अविकसित और पिछड़े थे, लेकिन वो धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हैं। धीरे धीरे वहां पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे वहां पर विकास हो रहा है। क्लियर। तो उन देशों को हम क्या कहेंगे, विकासशील देश कहेंगे। और इंग्लिश में अगर देखें तो इनको हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर। ये तो देखा अविकसित और विकास से। बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था की। ऐसे देश, ऐसी सारी अर्थव्यवस्था जहां पर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी का स्तर सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा हो, तो उस देश को क्या कहेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। उस देश को हम विकसित देश कहेंगे। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम डेवलप्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। क्लियर हो चुका। अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील देश और विकसित देश। तो समस्त देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं विश्व में, सभी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। बात करेंगे हमने ये क्यों देखा, तो हम बात करेंगे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, कि हमारा जो भारत है ना, हमारा जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, उसको इन 3 श्रेणियों में से किस श्रेणी में रखा गया है ना। इन 3 श्रेणियों में से भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो बात करें भारत की, तो भारत में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। भारत की अगर विशेषताओं की बात करें तो भारत में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ध्यान से सुने बात को। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण भारत की अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था अथवा पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, पहला। दूसरी बात कि भारत में कुछ ऐसे फैक्टर भी है, कुछ ऐसे कारक भी है जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित नहीं होकर कैसी बताती है, विकासशील बताती है। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
कैसी अर्थव्यवस्था है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर मिश्रित देखी जाए किस किस की, तो सबसे पहला फर्स्ट तो मैंने बताया आपको अविकसित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किसका मिश्रण है? तो पहला तो है अविकसित, और अविकसित को आप क्या कहते हैं? पिछड़ी अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक तो कैसी है? पिछड़ी अर्थव्यवस्था, और दूसरी अगर कॉन्सेप्ट में बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है? विकासशील अर्थव्यवस्था हो सकती है। क्लियर? सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विशेषताओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो आपका आंसर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, और मिश्रण किसका है? तो अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था का मिश्रण। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित है, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है? तो हम पहले इन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इन फैक्टर्स के इन कारकों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित है। पहले हम अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, अर्थात पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। कौन सी? पिछड़ी अर्थव्यवस्था, और जिसको क्या कह सकते हैं हम? अविकसित अर्थव्यवस्था। तो इस पिछड़ी अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखें कि किन कारकों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित और पिछड़ी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो सबसे पहला कारक है निम्न प्रति व्यक्ति आय। पहला कारक क्या है? निम्न प्रति व्यक्ति आय। अब सबसे पहली बात कि सर निम्न प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं? तो जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए एक आंकड़ा लिया था, एक फैक्टर लिया था, और वो फैक्टर क्या था? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इस प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम जो है भारत की जो अलग विश्व के जो अलग अलग राष्ट्र हैं, विश्व के जो अलग अलग देश हैं, उन देशों की क्या कर रहे थे? तुलना कर रहे थे। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम आ रही थी उस देश को हम पिछड़ा देश कह रहे थे, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक आ रही थी उस देश को हम विकसित देश कह रहे थे। क्लियर? यहां तक यही देखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में। तो बात करें भारत की कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कैसी है? भारत की प्रति व्यक्ति आय कैसी है? तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है इसका स्तर कैसा है? निम्न है। भारत की प्रति व्यक्ति आय का स्तर कैसा है? निम्न है। तो सबसे पहली बात, इस प्रति व्यक्ति आय का उपयोग कहाँ करते हैं? तो देश जो विभिन्न राष्ट्र है उनके विकास के स्तर को नापने के लिए, किसको नापने के लिए? विकास के स्तर को नापने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करते हैं। जब हमने विकास के स्तर को नापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया तो हमने पाया कि जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है इसका स्तर कैसा है? निम्न है। भारत की प्रति व्यक्ति आय का स्तर कैसा है? निम्न है। अब सोचे अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न है तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होगी? एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था होगी, एक अविकसित अर्थव्यवस्था। क्योंकि निम्न प्रति व्यक्ति आय किसको दर्शाती है? पिछड़ी अर्थव्यवस्था को। अगर आय अधिक होती, भारत की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती तो भारत कैसा होता? एक विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है ना, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हम एक विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे हम? एक अविकसित अर्थव्यवस्था। अब ऐसे कौन से आंकड़े हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक अविकसित अर्थव्यवस्था बताते हैं, है ना? तो विश्व बैंक कौन? एक संस्था है जिसका नाम है विश्व बैंक, और जो क्या करता है? प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। क्या करता है? विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। और विश्व बैंक की जब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट आई थी सन 2015 में। कब आई? विश्व बैंक की रिपोर्ट वर्ष 2015 में। और वर्ष 2015 में जब इसकी रिपोर्ट आई, विश्व बैंक की जब रिपोर्ट आई वर्ष 2015 में, तो इसने भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई 1590 अमेरिकन डॉलर। कितनी बताई? विश्व बैंक ने वर्ष 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई 1590 अमेरिकन डॉलर। अब हमने देखा कि सर 1590 अमेरिकन डॉलर तो हमारी भारत की प्रति व्यक्ति आय होगी, लेकिन अगर स्थान की बात करें, भारत की रैंक की बात करें विश्व में, इस प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत का जो स्थान था विश्व में कितना आया? 170वें नंबर। कितने नंबर पर? 170वें नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई। अर्थात भारत से 169 देश 169 कंट्रीज जो है भारत से क्या है? आगे है। किस मामले में? प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ। क्लियर? तो भारत का स्थान 170वां है। और हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं चीन और श्रीलंका,
वहां का जो प्रति व्यक्ति आय है उनका स्तर भारत की तुलना में कम आया, भारत की तुलना में कम आया। दैट मीन्स वो जो हमारे पड़ोसी देश है श्रीलंका और चीन, वो तो वहां पर भी प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली भारत की जो प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम आया, भारत का जो रैंक है, स्थान है, वो कम आया विश्व में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हुई? पिछड़ी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था हुई? पिछड़ी अर्थव्यवस्था। तो मैंने कहा कि हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो फैक्टर्स बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, और पहला जो कारक और पहला जो फैक्टर है वो हमने देखा, और वो क्या है? निम्न प्रति व्यक्ति आय। अर्थात अगर प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न है भारत में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हुई? एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हुई? एक अविकसित अर्थव्यवस्था। पहला कारक हमने देखा। बात करेंगे दूसरे और फैक्टर्स की कि और कौन कौन से फैक्टर्स है जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दूसरा फैक्टर है, पहला तो मैंने आपको बताया निम्न प्रति व्यक्ति आय, दूसरा फैक्टर है जीवन की निम्न गुणवत्ता। निम्न गुणवत्ता। अब जीवन की निम्न गुणवत्ता क्या होती है? आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, लिविंग स्टैंडर्ड। आपने एक शब्द सुना होगा, लिविंग स्टैंडर्ड, सुना ना? तो देखिए, इस लिविंग स्टैंडर्ड को ही जीवन की गुणवत्ता कहते हैं, है ना? अब सोचो कि हमारे पास सब पैसा ही नहीं, जब हमारी प्रति व्यक्ति आय ही कम है, तो क्या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा होगा? क्या हमारी जीवन की गुणवत्ता ऊंची होगी? क्या हमारा लेवल जो है, स्टैंडर्ड जो है रहने का, लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ? ऊंचा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आय ही कम है। तो जब आय कम है तो जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी? निम्न होगी। लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा हमारा? लिविंग स्टैंडर्ड भी ऑब्वियसली लो। पहली बात क्लियर। दूसरी बात कि जीवन की जो गुणवत्ता है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसका मापन कैसे करते हैं? तो जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को मापने के लिए दो कारक लिए जाते हैं, उनके आधार पर जीवन की गुणवत्ता बताते हैं। तो पहला कारक है शिक्षा। पहला कारक क्या है? शिक्षा। और दूसरे कारक की बात करें तो दूसरा कारक है स्वास्थ्य। पहला कारक है शिक्षा और दूसरा कारक क्या है आपका? स्वास्थ्य। अब देखें कि कैसे कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा का स्तर निम्न है, भारत में स्वास्थ्य का स्तर निम्न है। तो बात करें शिक्षा की, सबसे पहले शिक्षा के बारे में कि भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है। भारत में शिक्षा की क्या स्थिति? जब हमारे पास पैसा ही नहीं, जब हमारे पास आय नहीं है, प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है, तो हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा होगा? निम्न होगा। कैसा होगा? निम्न। अब निम्न कैसे? ऐसे कौन से आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत की शिक्षा का स्तर निम्न है? तो देखें, जनगणना होती है ना? क्या होती है? जनगणना। अभी जो जनगणना हुई थी हमारी लास्ट, वो कब हुई? 2011। कब हुई थी? 2011 में। ध्यान रखिए, जो जनगणना होती है प्रति 10 वर्ष बाद होती है। तो इससे पहले जनगणना हुई 2001 में हुई, उसके 10 साल बाद 2011 में हुई, और उसके 10 साल बाद अब कब होगी? 2021 में होगी। फिर जो 2011 की जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, कौन सी दर? साक्षरता दर, अर्थात लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग भारत में शिक्षित हैं, कितने लोग भारत में पढ़े हुए हैं। तो भारत की जो साक्षरता दर आई, वो आई 74.04%। कितने आई भारत की साक्षरता दर? 74.04%। अगर इस साक्षरता दर को अगर ध्यान से देखें तो हम बात करेंगे हमारी जो भारत की जो कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग, कितना? लगभग 1/4 भाग भारत में कैसा है? अशिक्षित है। कैसा है? भारत में अशिक्षित है। क्लियर हो गया आपको? हमने बात की शिक्षा के स्तर की, और हमने देखा कि शिक्षा के स्तर को मापने के लिए हमने जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया। और जनगणना जब 2011 में हुई तो उसमें साक्षरता दर जो आई भारत की, वो कितनी थी? 74.04%, 74.04%। और इस 74.04% में अगर ध्यान से देखें तो हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग, कितना? लगभग 1/4 भाग कैसा है? अशिक्षित है, अर्थात उनको शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो सोचें कि जब शिक्षा का स्तर ही शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा होगा? लो होगा। क्लियर? तो दूसरा जो फैक्टर हमने देखा, फर्स्ट देखा निम्न प्रति व्यक्ति आय, दूसरा फैक्टर जीवन की निम्न गुणवत्ता, और जीवन की निम्न गुणवत्ता में हमने शिक्षा के बारे में बात कर ली। और हमने देखा कि जो सेंसस सर्वे हुआ, जो जनगणना हुई, उसमें भारत की जो है लगभग 1/4 जनसंख्या कैसी आई? अशिक्षित आई। पहली बात क्लियर। अब बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में कि कौन कौन से आंकड़े हैं जो कहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य का स्तर भी नीचा है, भारत का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी लो है।
बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखें, स्वास्थ्य के बारे में पता करने के लिए, स्वास्थ्य को मापने के लिए हमने एक फैक्टर लिया, एक आंकड़ा लिया, और वो कहलाता है जीवन प्रत्याशा। क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा किसको कहते हैं? तो जीवन प्रत्याशा कहते हैं व्यक्ति की औसत आयु, एवरेज एज को, कि एक व्यक्ति कितने समय तक इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जीवित रहता है, उसकी औसत आयु क्या है। तो जब औसत आयु जीवन प्रत्याशा हमने ज्ञात की तो हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई। किसकी? वर्ल्ड बैंक की, अर्थात विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई। और विश्व बैंक की रिपोर्ट कब की? वर्ष 2014 की। विश्व बैंक की 2014 की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में भारत की जो जीवन प्रत्याशा है, भारत के लोगों की जो औसत आयु है, जो एवरेज एज है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो कितने आई? ओनली 68 ईयर्स, मात्र और मात्र 68 वर्ष। अर्थात भारत का एक प्रत्येक व्यक्ति जो है, इसकी लाइफ सेट कर दी, 6 मिनिमम बता दिया कि कितने वर्ष जी सकता है, 68 वर्ष जिएगा। क्लियर? तो ये जो 68 वर्ष आई, ये हमारे भारत के जो पड़ोसी देश है, जापान, चीन, इनसे भी कम है। जापान और चीन से भी कम है। दैट मीन्स हमारा स्वास्थ्य का स्तर कैसा हुआ? निम्न हुआ। कैसा हुआ स्वास्थ्य का स्तर? निम्न। शिक्षा को तो हमने देख लिया, निम्न था, स्वास्थ्य का स्तर निम्न। ये तो देखिए जीवन प्रत्याशा की। अब बात करते हैं मृत्यु दर की, कि जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, उनमें अगला फैक्टर क्या है? मृत्यु दर। और मृत्यु दर को देखी जाए तो ये भी दो प्रकार की, एक तो मातृत्व मृत्यु दर, एक तो मातृत्व मृत्यु दर, और एक आती है शिशु मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर तो कहते हैं मदर मोर्टेलिटी रेट को। अब देखो कि जब हमारे पास जो शिशु मृत्यु दर है और जो मातृत्व मृत्यु दर है, वो बहुत ज्यादा है। कैसी है? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्याप्त जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जो चिकित्सा जो सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए मातृत्व मृत्यु दर अधिक, शिशु मृत्यु दर अधिक। और जीवन प्रत्याशा हमने देख ली, औसत आयु जो हमने निकाली 68 वर्ष, और कैसी आई? अन्य राष्ट्रों की तुलना में कम आई। ये तो देखिए मृत्यु दर। इसके साथ साथ और देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर। किसकी वृद्धि दर? जनसंख्या वृद्धि दर। ये देखिए साहब, अब जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जब हमने जनसंख्या वृद्धि दर देखी, वर्ष 2001 से 2011 के बीच हमारी जो है 17.04% जनसंख्या की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 17.04% जनसंख्या की वृद्धि हो चुकी थी। कितनी हुई? 17.64%। कितनी है ये? 17.64% जो है जनसंख्या की वृद्धि होगी। कितने? 10 वर्षों के अंदर भारत में 17.64% जनसंख्या की वृद्धि होना, एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या प्रति 10 वर्ष बाद भारत की बढ़ जाती है ना। तो हमारे लिए बहुत बड़ी असुविधा है। देखें, हमने जीवन की निम्न गुणवत्ता देखी, और बात की शिक्षा की, शिक्षा का स्तर निम्न आया। ये सारे आंकड़े देखे, उसके आधार पर स्वास्थ्य का स्तर भी कैसा आया? निम्न। तो जब शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर निम्न है, तो जीवन की गुणवत्ता कैसी हुई? लिविंग स्टैंडर्ड कैसा हुआ? लो हुआ, निम्न स्तर हुआ। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था। हो गया बात क्लियर? तो हमने दो आंकड़े देख लिए, दो तथ्य देख लिए, दो फैक्टर्स देख लिए, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर है? आगे बात करते हैं तीसरा ऐसा कौन सा फैक्टर है, तीसरा ऐसा कौन सा आंकड़ा है जो कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लो अर्थव्यवस्था है, निम्न अर्थव्यवस्था है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है और अविकसित अर्थव्यवस्था। तो तीसरे आंकड़े की बात करें तो तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा जो कारक है, वो है आपका गरीबी। तीसरा कारक क्या है? गरीबी। अब गरीबी किसको कहते हैं? किस व्यक्ति को आप गरीब कह सकते हैं? ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि गरीबी की अवधारणा को समझाए। गरीब किसको कहा जाता है ना? तो देखिए, भारत में एक सिस्टम, आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, मूलभूत आवश्यकताओं तो वर्ड सुना है ना, कि ऐसा व्यक्ति, सुनना मेरी डेफिनेशन सुनना गरीबी की, कि भारत में ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, किसको? मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को हम भारत में क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब। अब बात करते हैं मूलभूत आवश्यकताओं की कि सर मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? तो मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता है व्यक्ति की कपड़ा।
दूसरी रोटी और तीसरी मकान। जो व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनको पूर्ण नहीं कर पाता, उस व्यक्ति को भारत में क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाता है। अब किस आधार पर कह सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो गरीब है, भारत एक गरीब अर्थव्यवस्था है ना? देखिए अब क्या हुआ, हमने देखा कि भारत में जो है ये गरीबी की डेफिनेशन देखी। बात करते हैं आंकड़ों की। एक समिति बनाई गई और समिति का नाम रखा था सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सी समिति? सुरेश तेंदुलकर समिति। और सुरेश तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट आई वर्ष 2011-12, कब आई? वर्ष 2011-12 में समिति ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और समिति का नाम क्या था? सुरेश तेंदुलकर समिति। और सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार कहा गया कि भारत की कुल जनसंख्या का 21.92%, कितना? भारत की कुल जनसंख्या का 21.92% जनसंख्या है वो कैसी है? गरीब है। कैसी है? गरीब। अब सोचें, कुल जनसंख्या का 21.92% गरीब होना बहुत बड़ी बात है भारत में। अर्थात 21.92% जो लोग हैं वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, रोटी, कपड़ा, मकान को पूर्ण नहीं कर पाते। क्लियर? ये देखें हमने आंकड़े। अब सोचिए कि क्या सरकार इनके गरीबी निवारण के लिए, इनको गरीब से मुक्त करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं चलाती क्या? तो ऑब्वियसली सरकार भी तो चलाती है, लेकिन उनके जो फायदे हैं, उनके जो लाभ हैं, वह इस गरीब वर्ग तक नहीं पहुंच पाते। भारत में गरीबी निवारण हेतु सरकार अनेक प्रयास करती है, लेकिन उनके जो फायदे हैं, उनके जो लाभ है, वो सरकार गरीब लोगों तक, गरीब वर्गों तक नहीं पहुंच पाते। क्लियर? तो हमने तीसरा आंकड़ा और तीसरा फैक्टर देखा, गरीबी की समस्या। पहला देखा निम्न प्रति व्यक्ति आय, दूसरा देखा जो जीवन की गुणवत्ता है उसका स्तर भी कैसा है? निम्न है, लो लिविंग स्टैंडर्ड है। और तीसरा फैक्टर हमने देखा गरीबी की समस्या। ये जो तीन आंकड़े थे, इन तीन आंकड़ों के आधार पर हमने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला चौथा फैक्टर, अविकसित और पिछड़ी अर्थव्यवस्था बताने वाला चौथा फैक्टर अगर देखा जाए, चौथा कारक देखा जाए तो है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। किस पर? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अब देखिए साहब कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता क्या होती है, किसको कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब हमने फर्स्ट चैप्टर देखा तो हमने अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र देखे थे, अलग अलग क्षेत्र देखे और हमने देखा कि अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है, तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब वो तीन क्षेत्र कौन कौन से थे? तो पहला था कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा था द्वितीय क्षेत्र जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा था तृतीय क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तीन क्षेत्रों में बांटा और हमने देखा कि भारत की जो जनसंख्या थी वो किस पर निर्भर थी? भारत की सर्वाधिक जनसंख्या पहले पुराने समय में किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों के पास अन्य कोई व्यवसाय नहीं था। लेकिन जैसे जैसे भारत का विकास होता गया, जैसे जैसे भारत बढ़ता गया, प्रगति करता गया, वर्ष 1947 की बात कर रहा हूं मैं, 1947 के समय भारत की जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर। और आज बात करें वर्ष 2020 की, आज के समय की, तो क्या जनसंख्या धीरे धीरे भारत में थोड़ा बहुत तो विकास हुआ है ना? थोड़ा बहुत तो विकास हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि भारत की जो स्थिति पहले थी वैसी ही है, नहीं है। तो जैसे जैसे किसी देश का विकास होता है उस देश की जनसंख्या का कृषि क्षेत्र से क्या होगा? पलायन होगा। क्या होगा? कृषि क्षेत्र से पलायन होगा। और पलायन किधर होगा? अन्य जो दूसरे क्षेत्र है, कौन कौन से? औद्योगिक क्षेत्रों की ओर। एक तो औद्योगिक क्षेत्रों की ओर पलायन होता है और एक किसमें होता है? सेवा क्षेत्र। जैसे जैसे देश का विकास होता है औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की ओर लोगों का क्या होगा? पलायन होगा, शिफ्टिंग होगी। और भारत में भी यही हुआ। देखिए वर्ष 1947 में भारत की 72% पॉपुलेशन, कितनी? 72% जो है, 72% जनसंख्या जो है वर्ष 1947 में किसमें जुड़ी हुई थी? कृषि से जुड़ी हुई थी। क्लियर? लेकिन बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय 2019-2020 में जो भारत की जो है कुल 49% जनसंख्या किससे जुड़ी हुई है? हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ी। अब देखें इतने समय में केवल 72 से 49 तक ही पहुंच पाए। अर्थात जो कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में पलायन जो कर रहे हैं, जो शिफ्टिंग हो रही है, उसकी दर कैसी है? निम्न। कैसी दर है? निम्न है। जब कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, आज भी आंकड़े बता रहे हैं कृषि पर आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भरता अत्यधिक है। और जब जिस किसी देश में कृषि पर निर्भरता अधिक होती है, कृषि क्षेत्र का अत्यधिक विकास हो जाता है, तो वो देश कैसा होता है? पिछड़ा देश होता है। वो अर्थव्यवस्था कैसी होती है? पिछड़ी अर्थव्यवस्था होती है। तो आज की क्लास में हमने देखा
भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की सारी विशेषताएं हमने पढ़ी और हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका मिश्रण है? तो एक अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। और आज की क्लास में हमने सबसे पहले जो अविकसित और पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, उनमें से कुल 4 फैक्टर्स के बारे में, 4 कारकों के बारे में बात कर ली। शेष जो है, जो बाकी का बचा है, वो हम कल की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।